पास करते हैं लेक्चर नंबर हमारा 25। आज के लेक्चर में हमने एक तो टेस्ट 1 डिस्कस करना है जो काफ़ी अरसे से हमारा पेंडिंग चला आ रहा था, लेकिन चूंकि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहे थे इसलिए मैंने इसको पेंडिंग कर दिया। आज ये टेस्ट 1 डिस्कस कर लेंगे हम। फिर आपको होम असाइनमेंट दी थी कल, उसमें आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई होंगी, उसकी डिस्कशन करेंगे। और फिर आज का नया कंसेप्ट एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। ठीक है, आज की होम असाइनमेंट भी नोट कर लीजिए और ये रिटन फॉर्म में है। हाँ जी, राइस बुक में पेंडेक्स 3 में केस स्टडी 1 तो हमने कर ली हुई है ना। आज आपके असाइनमेंट में केस स्टडी 2, 3 शामिल है। चलिए अब चलते हैं हम अपने टेस्ट 1 की डिस्कशन की तरफ। ठीक है, वैसे तो ये आपको अपने बचपन का टेस्ट लगेगा, कंसेप्ट्स भी छोटे छोटे हैं, लेकिन बहरहाल चूंकि कॉलेज की पॉलिसी है कि जितने भी टेस्ट और डिस्कस करने होते हैं तो डिस्कशन तो हमने सो करनी ही है। स्टार्ट करते हैं जी। इसमें फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा है, लेकिन उम्मीद है कि आपको नजर आ रहा होगा। नजर आ रहा है आपको? चलिए, नहीं तो आपके पास क्वेश्चन पेपर तो है ही, उसे सामने। क्वेश्चन 1, डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रीजनेबल एश्योरेंस आइडेंटिफाई। ये हमने क्वेश्चन किया नहीं हुआ था? आपके लिए तो हलवा होगा ये। एब्सोल्यूट एश्योरेंस है, रीजनेबल एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्या होती है? असाइनमेंट नहीं की थी ना आपने? एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्या होती है? एक मिनट ठहर जा भाई। नेगेटिव फॉर्म ऑफ असाइनमेंट ना करने का नुकसान। एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्या होती है? 100% गारंटी, सर्टिफिकेशन, ये होती है एब्सोल्यूट एश्योरेंस। साथ में जी भाई आप रीजनेबल एश्योरेंस को डिफाइन करें। अच्छा, टाइम ज़ाया नहीं करना, आज जुम्मा है और मैंने असाइनमेंट भी डिस्कस करनी है, कंसेप्ट भी पढ़ाना है। हाँ, तो आज 11:15 छोड़ दूंगा, आपको आज़ाद कर दूंगा। कैद किया हुआ है, जंजीरों से मैंने झगड़ा हुआ है, आपको छोड़ दीजिएगा सर। मर्जी भाई आप जी भाई। रीजनेबल एश्योरेंस 90% एश्योरेंस ये पढ़ाया है मैंने। 90% एश्योरेंस हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस expressed in positive form of conclusion. That is, in our opinion, financial statements give true and fair view. Example है audit of financial statement. मैं मना किया, खास तौर पे मना किया था मैंने। क्लास में समझने समझाने का कंसेप्ट और होता है और एग्जाम में लिखने का कंसेप्ट और होता है। क्लास में समझने समझाने का, एग्जाम में कौन सी बात लिखनी है? जो नोट्स में ली हुई है, जो बुक में है। पहले इस कंसेप्ट का रिटर्न का आगे क्या रिटर्न लगाया? कुछ भी नहीं लगाया होगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एश्योरेंस। Identify the type of assurance that is expected in an audit of financial statement. Reasonable. Clearly outlining the reasons to justify your point of view. Due to inherent limitations of audit. और ये भाई मुझे बताएंगे inherent limitations of audit. हाँ जी, हाँ? Nature of audit procedures, शाबाश। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑडिट एविडेंस इज परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव, ठीक है। और मैनेजमेंट may not provide complete information to auditor. Auditor does not have legal power to such. Inherent limitations of internal control. Fraud are more difficult to detect because of sophisticated technique. बिल्कुल ठीक। 1 में कोई प्रॉब्लम? 2, क्वार्ट्स फाइनेंस डायरेक्टर। फाइनेंस डायरेक्टर किसको कहते हैं? CFO को। क्या फाइनेंस डायरेक्टर डायरेक्टर होता है या दोष आजमी गवर्नेंस का हिस्सा है कि मैनेजमेंट का? हाँ, क्योंकि फाइनेंस डायरेक्टर असल में डायरेक्टर नहीं है, CFO है। आपने लॉ में पढ़ा होगा, जॉब टाइटल में वर्ड डायरेक्टर आ जाने से कोई डायरेक्टर नहीं बनता। अरे भाई, मैंने पहले रिक्वेस्ट की है कि
टाइम कम है, काम आज ज्यादा है, ठीक है। हाँ, तो आपस में डिस्कशन आ कीजिए। 11:15 क्वार्ट्स फाइनेंस डायरेक्टर है आस्क योर फर्म टू अंडरटेक ए नॉन ऑडिट एश्योरेंस एंगेजमेंट। नॉन ऑडिट एश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब क्या कहना चाह रहा है, कौन सी एंगेजमेंट? हाँ जी, नॉन ऑडिट रिव्यू एंगेजमेंट, क्योंकि एश्योरेंस एंगेजमेंट के दो ही टाइप्स हैं, ऑडिट और रिव्यू। और नॉन ऑडिट एश्योरेंस एंगेजमेंट है तो कौन सी एश्योरेंस एंगेजमेंट है? रिव्यू एंगेजमेंट। द ऑडिट जूनियर हैज नॉट बीन इन्वॉल्वड इन सच एन असाइनमेंट बिफोर। ऑडिट जूनियर ने इससे पहले असाइनमेंट नहीं की हुई। एंड हैज आस्क्ड यू टू एक्सप्लेन व्हाट एन एश्योरेंस एंगेजमेंट इन्वॉल्व। कहता है एश्योरेंस एंगेजमेंट होती क्या है? रिक्वायर्ड। जैसे सारा ऑडिट सेशन कंप्लीट हो जाए एंड पे आप कहते हैं सर ऑडिट होता क्या है, ऐसे ही कहते हैं ना। तो जब जूनियर से भी कहा ना कि जाओ काम करो जाके नॉन ऑडिट एश्योरेंस, उसने कहा ये एश्योरेंस एंगेजमेंट होती क्या है? एक्सप्लेन द 5 एलिमेंट्स ऑफ एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। मुझे सिर्फ बता दीजिए लिस्ट, एलिमेंट्स कौन कौन से है? 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस, रिटन एश्योरेंस। करेक्ट। आगे एक्सप्लेन कर देंगे। रटा तो आपने नहीं लगाया होगा, रटा लगाया हुआ आपने जी। ये भाई, ये आप ही मेरे भाई, आप पीछे ना देखिए, आप ही को कह। एविडेंस को एक्सप्लेन कीजिए। एश्योरेंस एंगेजमेंट के एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है एविडेंस। मेरा भाई एक्सप्लेन कीजिए इसको। कंसेप्ट नहीं चाहिए मुझे, एक्सप्लेनेशन चाहिए। भूल गया कि याद ही नहीं किया तूने, रटा भूल जा वो जी बताए। Information used by item in arriving at a conclusion on which item's opinion is based. Evidence must be sufficient and appropriate. चलिए बस अब क्वेश्चन 2 क्लियर। 3 में कोई प्रॉब्लम? अच्छा 2 में तो कोई इशू नहीं ना। 3 में ब्रीफली एक्सप्लेन एश्योरेंस एंगेजमेंट। ऊपर उसने एलिमेंट्स पूछे, नीचे डेफिनेशन पूछ ली। बताइए क्या डेफिनेशन एश्योरेंस एंगेजमेंट की? ठीक है, शाबाश शाबाश। रोल ऑफ डायरेक्टर एज एजेंट। डायरेक्टर एजेंट होते किसके? शेयर होल्डर के। शाबाश। एजेंट का मतलब क्या? एक्सप्लेन करते हुए क्या लिखेंगे कि डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करना चाहिए, उनके बेस्ट इंटरेस्ट में। स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है और नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है? बताइए स्टैट्यूटरी ऑडिट में कौन सा रिपोर्ट का फॉर्मेट यूज करेंगे, आईएसए वाला या कंपनीज एक्ट वाला? और नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट में कौन सा फॉर्मेट? आईएसए वाला। शाबाश। बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट टू मैनेजमेंट। अब उसने अगर सिंपल बेनिफिट्स कहा होता हम सारे छाप देते, उसने कहा बेनिफिट्स टू मैनेजमेंट, तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ये बेनिफिट्स मैनेजमेंट के लिए भी है कि नहीं है। जो भी बेनिफिट्स हैं अगर वो मैनेजमेंट के लिए, जैसे मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है ऑडिट? इंटरनल कंट्रोल की वीकनेसेस आ जाती है सामने। शाबाश। हाँ जी, लोन में भी हाँ वो मैनेजमेंट से भी कह सकते हैं। ठीक, अपनी ड्यूटीज पूरी की है कि नहीं? ये 2 पॉइंट लिख देंगे, क्वेश्चन खत्म। कोई इशू? 4 और ये मेरा शायद लास्ट क्वेश्चन था। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बी लिमिटेड, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बी लिमिटेड एंड एक्सटर्नल ऑडिट क्लाइंट ऑफ योर फर्म। बी लिमिटेड आपका एक्सटर्नल ऑडिट क्लाइंट है। पहले रिक्वायरमेंट, चले ठीक है रिक्वायरमेंट पढ़ लेते। शाबाश। एक्सप्लेन व्हाई द मैनेजिंग डायरेक्टर्स एक्सपेक्टेशन दैट द ऑडिट टीम शुड हैव डिस्कवर्ड द फ्रॉड इज अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक। अब देखिए वो कह रहा है कि मैनेजिंग डायरेक्टर की एक्सपेक्टेशन के ऑडिटर को फ्रॉड डिस्कवर करना चाहिए था, क्यों अनरियलिस्टिक है? ठीक, इसका मतलब क्वेश्चन में उसने फ्रॉड का जिक्र किया होगा जो ऑडिटर ने आइडेंटिफाई नहीं किया और उन्होंने केस किया होगा। शाबाश। अब क्या एज इट इज छाप दूं जो मैंने याद किए हुए इनहेरेंट लिमिटेशंस, या केस के मुताबिक आंसर देना है? केस स्टडी का असूल बताया था ना आपको। क्या असूल बताया था? पहला, केस स्टडी के फैक्ट से बाहर नहीं निकलना। केस स्टडी की रिक्वायरमेंट को आंसर करते हुए केस स्टडी में से पॉइंट निकालने हैं हमने।
हाँ, अगर केस स्टडी के पॉइंट पूरे नहीं होते, फर्ज कीजिए 2 निकाले, एक अभी भी रहता है, तो फिर आप इनहेरेंट लिमिटेशन में से कोई जो आपको लगे कि रेलिवेंट है वो इंक्लूड कर सकते हैं, वरना पहली कोशिश हमारी क्या होगी, केस स्टडी में से ही पॉइंट्स निकालने हैं। केस स्टडी के फैक्ट से बाहर नहीं जाते हम केस स्टडी सॉल्व करते हुए। द मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर किसको कहते हैं, एमडी, ये सीईओ का दूसरा, हाँ समटाइम इसको प्रेसिडेंट भी कहते हैं, टर्म्स डिफरेंट होती हैं। प्रेसिडेंट कह ले, किसी कंपनी के प्रेसिडेंट से मुराद उस कंपनी का सीईओ होती है, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थोड़े होता है। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्सटर्नल क्लाइंट, अच्छा, of your firm has discovered that an employee has diverted 30,000 pound of company's fund into his own bank account by creating and paying purchase invoices on fictitious supplier accounts over the last 12 months. अब बता सकते हो उसने तरीका वारदात क्या किया? फेक क्रेडिटर्स के अकाउंट क्रिएट किए और फेक इनवाइसेस बना के परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट की एंट्री करता रहा, जो कि क्रेडिटर्स फेक थे, और फिर उसके बाद पेमेंट भी करता रहा उनको, कैश डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, लेकिन वो पेमेंट अपनी जेब में डालता रहा, क्योंकि क्रेडिटर फेक थे, उन्होंने थोड़ी पैसे लेने आने थे। उसका तरीका वारदात समझ गया? ये ज़हन में रखिएगा कि फ्रॉड करने का इसका मतलब है, एक तरीका ये है कि फेक सप्लायर्स क्रिएट कर दिए जाए, फेक इनवाइसेस क्रिएट कर दी जाए। ठीक है, आगे चल के हो सकता है जब हम क्रेडिटर्स के प्रोसीजर्स पढ़े तो उसमें इस रिस्क को भी कवर करने की कोई उसने बात की हो। फिर क्या कह रहा है, ओवर द लास्ट 12 months managing director has contacted your firm to express his concern that the audit team did not discover this fraud during the external audit and has requested a meeting with the engagement partner to discuss the issue. उसने कहा भाई ऑडिटर को आपको बुलाया किस लिए था, आप ये फ्रॉड आइडेंटिफाई नहीं कर सके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द करंट ईयर शोन रेवेन्यू ऑफ 25 million एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 1.5 million. एक्सप्लेन वाई, क्यों ऑडिटर इसको डिस्कवर नहीं कर सका। पहली चीज मुझे बताइए, क्या इनहेरेंट लिमिटेशन को एज इट इज छाप दें? नहीं, ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन नहीं है, केस स्टडी का क्वेश्चन है। इसको हमने केस की इंफॉर्मेशन से आंसर देना है। तो सबसे पहले मुझे बताइए, जब हमारे खिलाफ कोई भी एलिगेशन लगती है सबसे पहले क्या चीज चेक करते हैं? मटेरियलिटी। तो इसमें मटेरियलिटी कैलकुलेट करनी है, रेवेन्यू भी दिया है, प्रॉफिट भी दिया है। प्रॉफिट में कैलकुलेट करें, 1.5 मिलियन का 5%। क्लास में कुछ स्टूडेंट्स होंगे उनसे ये भी कैलकुलेशन नहीं होगी, वो 1.5 को ही 5% से मल्टीप्लाई करके देखे, वो 0.0 कुछ आ रहा होगा, तो कहेंगे सर ये तो इमटेरियल है, ये तो हाँ, इसको 1 मिलियन में कन्वर्ट कर ले। बेहतर यही है, बेहतर ये होता है कि जो उसने अगर मिलियन लिखा हो या 1000, आप कैलकुलेशन करते हुए टोटल लिखे, ये ज्यादा बेहतर है। बेहतर 1.5 मिलियन करें कैलकुलेशन, 75। अच्छा, रेवेन्यू को इग्नोर कर दिया, क्यों किया ये तो आपको पता है ना, कल का कितना आया 75, और ये कितने का फ्रॉड है? पहला आर्गुमेंट हमारा क्या मटेरियलिटी की कैलकुलेशन शो करवाना लाजमी है? यस, इसके मार्क्स होंगे। अगर सिर्फ कैलकुलेटर पे शो कर दिए, उधर शो नहीं करवाई, मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। अब क्या सिर्फ यही पॉइंट लिख दे काफी है? ये शायद 1 या 2 नंबर तो दे दे हमें, 1 नंबर कैलकुलेशन का, एक इस चीज को प्रूफ इमटेरियल है लिखने का। लेकिन चूंकि फ्रॉड है, फ्रॉड से रिलेटेड क्या हमारे पास और भी लिमिटेशंस हैं? बिल्कुल। क्या इस वजह से पहली चीज क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर सके? हम कहेंगे सर इस वजह से क्योंकि इमटेरियल था। आप देखें हमारा ओपिनियन वो मटेरियल के ऊपर है। दूसरी रीजन, क्योंकि फ्रॉड आर मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देन आर ड्यू टू सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स एंड कंक्लूजन। तीसरा, सैम्पलिंग बेस वाला भी पॉइंट इधर फिट करते। सैम्पलिंग बेस वाला पॉइंट एरर के लिए भी आ सकता है, फ्रॉड के लिए भी आ सकता है। इतना काफी है, ज्यादा सोचेंगे ना तो हर इनहेरेंट लिमिटेशन फिट हो जाएगी। ज्यादा सोचेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, हर इनहेरेंट लिमिटेशन फिट हो जाएगी। लेकिन हमने सिर्फ इतना क्वेश्चन की हद तक, इसमें अगर आपने सिर्फ फ्रॉड वाली बात की ना, सैम्पलिंग वाली बात नहीं भी की तो भी ठीक है, क्वेश्चन वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। 3 नंबर है, 3 पॉइंट हमने पहले इमटेरियल बता दिया, फिर हमने मटेरियलिटी की कैलकुलेशन शो करवा दी, 1 नंबर उसका मिल गया, और फिर हमने
फ्रॉड सोफिस्टिकेटेड टेक्निक वाली बात की, 3 नंबर पूरे हो गए। इसके बाद एडिशनली चाहे सैंपल वाली बात कर सकते हैं कि हो सकता है ये ट्रांजैक्शन हमारे सैंपल में ना आई हो, हम तो सैंपल बेस पे काम करते हैं ना, क्या हमें ऑडिटर को सैंपल बेस पे काम करने की इजाजत है? बिल्कुल है जी। ये क्वेश्चन इनहेरेंट लिमिटेशंस पे बेस कर रहा है, लेकिन इसमें इनहेरेंट लिमिटेशन रिप्रोड्यूस नहीं करनी। जी जी, अगर इसमें सिर्फ हम इमटेरियल साबित कर देते हैं प्रैक्टिकली उतना ही काफी है, लेकिन एग्जाम में उतना काफी नहीं है, मार्क्स ज्यादा है। इसलिए हमें इमटेरियल के साथ दूसरा जो रेलिवेंट कंसेप्ट फ्रॉड वाला लिमिटेशन है वो भी लिखनी चाहिए। सोफिस्टिकेशन नहीं, इमटेरियल है बिल्कुल। मैंने कहा प्रैक्टिकली हमें केस जीतने के लिए ये पॉइंट भी साबित कर देते हैं काफी होता है, लेकिन एग्जाम में जाहिर है मार्क्स ज्यादा है तो हमने उसे कोई दूसरे रेलिवेंट पॉइंट भी बताने होंगे कि ये भी रेलिवेंट है, ये भी रेलिवेंट, इसलिए हम उसको, वरना प्रैक्टिकली सिर्फ इमटेरियल साबित हो जाए तो काफी है। फर्ज कीजिए अगर इसमें अमाउंट चेंज कर देता, वो 1 0 इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देता, अब क्या आर्गुमेंट देते? अब तो मटेरियल हो गया, अब कैसे डिफाइन करते? अब हम सोफिस्टिकेटेड टेक्निक की तरफ जाते। अच्छा, मटेरियलिटी की कैलकुलेशन अभी भी शो करते, क्योंकि कैलकुलेशन शो करने के बाद पता चलेगा ना मटेरियल है कि इमटेरियल, पहले थोड़ी पता चल जाएगा। तो कैलकुलेट वो स्टेप अभी भी आता, लेकिन अब कहते हैं मटेरियल है, तो हम आर्गुमेंट ये नहीं दे सकते कि ये मटेरियल है। फिर हम उस तरफ चलते हैं सोफिस्टिकेटेड टेक्निक की तरफ, फिर हम उस तरफ चलते हैं सैंपल बेस पे काम करने की तरफ। जी बिल्कुल जी। और इसमें रीजनेबल एश्योरेंस वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं। 2 स्टूडेंट्स ने ये कह दिया, असल में जब हम इनहेरेंट लिमिटेशन की तरफ आ रहे हैं तो ये रीजनेबल एश्योरेंस का पॉइंट ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब मटेरियल हो गया, पहले लेवल पे हमने देखा मटेरियल है कि नहीं, मटेरियल हो गया तो उसके बाद हम जितनी भी डिस्कशन कर रहे हैं वो इसी चीज के ऊपर कर रहे हैं कि हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस, मटेरियल के ऊपर भी हम एब्सोल्यूट नहीं रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। जो इनहेरेंट लिमिटेशंस है वो बेसिकली यही जस्टिफिकेशन है कि क्यों आप रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते। तो ये वही पॉइंट है। क्लियर? ये कोई क्वेश्चन इश्यू कुछ पूछना हो? हाँ, क्या वो वाली बात लिख सकते हैं हम कि फ्रॉड को डिटेक्ट करना असल में मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है? बिल्कुल, लेकिन पहले अपने आप को बचा लें। हमने जितने भी आर्गुमेंट दिए हैं ना, उसमें पहले हमने अपने आप को बचा लिया। जब अपने आप को बचा लिया, एंड पे एक पॉइंट कह सकते हैं अच्छा हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर किसकी जिम्मेदारी है भला? हम कहेंगे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। तो ये पॉइंट भी रेलिवेंट होगा और हम इसका मार्क अलाउ करेंगे, 1 नंबर देंगे कि असल में फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट करना तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। हाँ जी, नहीं फ्रॉड सारे तो नहीं ना करेंगे। अब देखिए एक एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया, सारी मैनेजमेंट ने थोड़ी किया, और मैनेजमेंट में भी नॉर्मली एक आधा बंदा फ्रॉड करता है, सारे लोग फ्रॉड नहीं करते। ठीक है, सम टाइम आगे चल के हम एक जगह पे पढ़ेंगे फ्रॉड वाले टॉपिक में, अगर डायरेक्टर ने फ्रॉड किया है तो दूसरे डायरेक्टर को बताओ। स्टूडेंट कहते हैं सर जिसने फ्रॉड किया उसको क्यों बता रहे हैं? मैं कहा भाई जिसको फ्रॉड किया उसको नहीं बता रहे, 12 डायरेक्टर हैं तो एक डायरेक्टर ने फ्रॉड किया होगा ना, 11 डायरेक्टर। हाँ, हमारे बताने के बाद भी अगर वो कोई स्टेप नहीं लेते, फिर हम ये सोचेंगे कि ये भी मिले हुए हैं, चाहे बेनिफिशियरी ना हो, लेकिन उनका स्टेप ना लेना 12वें डायरेक्टर के खिलाफ इम्प्लाइड है कि इनकी इंटेग्रिटी डाउटफुल है। फिर हम आगे चलते हैं विड्रॉल की तरफ। बिल्कुल ठीक, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस करना था वाला? होम असाइनमेंट अपने सामने रखिए। कह रहा है आइटम्स 1 to 14 listed below present various situations an auditor might encounter in conducting an audit of financial statements. Various situation है, for each situation identify impact on audit report, that is unqualified। unqualified किसको कहते हैं भैया? unmodified का दूसरा नाम unqualified है।
एम्फसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर, क्वालिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन या एडवांस ओपिनियन। एम्फसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर हमने डिटेल में नहीं पढ़े हुए, लेकिन इक्का दुक्का एग्जांपल्स आपको बताई हुई है मैंने। अगर उनमें से कोई एग्जांपल आ गई तो आप पे फर्ज है बताना, अगर उनके अलावा कोई एग्जांपल आई तो फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि अभी वो कंसल्ट पढ़ा ही नहीं है। पहला जी, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए लिस्टेड कंपनी डू नॉट डिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। मिस स्टेटमेंट। अब बताइए, अच्छा सॉरी, इसने लिखा हुआ है डू नॉट ड्राफ्ट क्वालिफिकेशन, इसका मतलब क्या है? ओपिनियन सिर्फ बताना है कौन सा होगा, ड्राफ्ट पैराग्राफ आम में लिख के नहीं देना, सिर्फ इतना बताना है क्वालिफाइड ओपिनियन के एडवर्स, उसको लिख के नहीं, मतलब ये लिखना है क्वालिफाइड ओपिनियन, उसको पैराग्राफ फॉर्म में नहीं एक्सप्लेन करना, ये बता देना अनमोडिफाइड ओपिनियन, जो अनमोडिफाइड ओपिनियन का रट्टा लगाया वो नहीं बताना। ड्राफ्टिंग का मतलब समझ आ रहा है क्या है? ठीक है, ड्राफ्ट। आगे चलते, यानी हमने डिसाइड करना है टाइप ऑफ ओपिनियन, ड्राफ्ट नहीं करना। क्या ये बताना है कि नहीं मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन बताना चाहिए? मैं तो आपसे पूछूंगा, सोल्यूशन में मुझे नहीं पता लिखा है कि नहीं लिखा, मैं तो आपसे पूछूंगा अभी डिस्कशन के दौरान में। ठीक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, डिस्कशन करते हुए पास्ट पेपर्स की हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एग्जाम स्पेसिफिक चीजें होती है, लेक्चर के दौरान में डिस्कस नहीं हो पाती, कुछ टिप्स होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो डिस्कशन के दौरान ही मैं आपको बताया करूंगा। ठीक है, क्योंकि बाजू का ऐसा होता है हवाई चीजें बताए ना, वो जहन में सही बैठती नहीं है कि पता नहीं किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, सर क्या कह रहे हैं, कैसे लिखना है। तो डिस्कशन में भी बहुत से ऐसे कंसेप्ट होंगे जो आपके लिए नए होंगे। प्लस सम टाइम ऐसा भी होता है कि कंसेप्ट्स लेक्चर के दौरान में हो सकता है उतनी डिटेल में या विद एग्जांपल डिस्कस ना हो सका हो, लेकिन जब पास्ट पेपर्स की डिस्कशन कर रहे होते हैं तो वो रिवीजन भी हो जाती है, फर्दर एक्सप्लेनेशन भी हो जाती है और एग्जांपल्स भी ऐड हो जाते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स का माइंडसेट बताना मेरा फर्ज है, अमल करना ना करना आपकी मर्जी है, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। कि हमारी जो भी पास्ट क्वेश्चन की डिस्कशन होगी, लेक्चर का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन हमने डिस्कशन के लिए रखा होता है, बाउस का तो पूरा पूरा लेक्चर भी निकल जाता है। तो कुछ स्टूडेंट समझते हैं इसमें कौन सा कोई नया कंसेप्ट है, चलो सर ने कल डिस्कशन करनी है, छुट्टी कर लेते हैं, ठीक है, या आज चलो अभी छोड़ देते हैं लेक्चर। तो लेक्चर के डिस्कशन के दौरान में भी नए कंसेप्ट डिस्कस हो रहे होंगे, क्वेश्चन डिस्कशन भी कुछ नए कंसेप्ट, कुछ नई चीजें, कुछ बातें आपको बताई जा रही होंगी जो खास तौर पे एग्जाम परफॉर्मेंस के लिए है हमें। ठीक है, बाकी आगे आपकी जजमेंट है, आप खुद से जज करना चाहें कि सर ने तो क्वेश्चन डिस्कस करना, हमने सॉल्व कर लिया घर में बैठ के, हमें क्या जरूरत है डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने, तो आपकी मर्जी है, लेकिन पार्टिसिपेट करना चाहिए, पास होने के लिए जरूरी है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जी बताइए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का डिफरेंस। शाबाश, इफेक्ट बताया उसने, अगर मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, परवेसिव है तो शाबाश। इसमें लफ्ज सिग्निफिकेंट को अंडरलाइन कर लें और सिग्निफिकेंट के साथ एक और लफ्ज लिख लें मेजर। इन दोनों का मतलब यही है कि अमाउंट बड़ी है, इमटेरियल नहीं है, इमटेरियल नहीं है, लेकिन मटेरियल है कि परवेसिव है ये नहीं पता। तो सिग्निफिकेंट या मेजर का मतलब क्या होता है कि मटेरियल नहीं, इमटेरियल नहीं है, या मटेरियल है या परवेसिव है। लफ्ज सिग्निफिकेंट लिख देता है या लफ्ज मेजर लिख देता है। क्या इसके बाद हमने ये लिख दिया कि ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन देगा और एडवर्स ओपिनियन देगा इफ मटेरियल परवेसिव, क्या इसके बाद वो लाइन लिखनी चाहिए ऑडिटर शैल आल्सो एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड स्लैश एडवर्स ओपिनियन सेक्शन? ड्राफ्ट नहीं कर, तो मैं कौन सा बेसिस और क्वालिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट करवा रहा हूं आपसे, और ड्राफ्ट थोड़ी करवा रहा हूं, लेकिन ये मेंशन तो करना है ना कि आपने मिस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। जब कभी मॉडिफाइड ओपिनियन हो, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन वाली बात बतानी होती है हमने। आगे चलते हैं। 2, ए क्लाइंट चेंजेस हिज अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर वैल्यूएशन फ्रॉम FIFO टू एवरेज कॉस्ट मेथड। अगर आप भूल गए, मैंने कहा था आपने आगे देखना है,
कि वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ठीक है कि नहीं है। आगे उसने बता दिया मैं अकाउंटिंग पॉलिसी की चेंज ठीक है कि नहीं है, ठीक है, इसका मतलब नो मिस स्टेटमेंट। ओपिनियन कौन सा, क्या कोई और पैराग्राफ एक्ट होगा, की ऑर्डर मैटर, शाबाश, ये बताया मैंने, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में की ऑर्डर मैटर आता है, शाबाश शाबाश। आगे चलते हैं। थर्ड, an auditor is appointed to audit a client's financial statement after the annual physical inventory count. The accounting records are not sufficiently reliable to enable the auditor to become satisfied as to the year-end inventory bill. अच्छा अब देखें, एक है उसने जब कह दिया था ईयर एंड के बाद पॉइंट हुआ, स्टॉक काउंट नहीं कर सका, ये उसने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की बात क्यों की भला? अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स के लिए, क्या अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सके? तो मुझे बताइए, जो हाथ उठाइएगा, जो स्टूडेंट इसका कंप्लीट आंसर बताएगा। अगर मटेरियल है तो हमने क्वालिफाइड ओपिनियन देना है। स्कोप लिमिटेशन है, अगर इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, और अगर परवेसिव है तो हमने डिस्क्लेमर ऑफ, अगर परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है। खत्म। अब ये हाँ, बस मैं एक स्टूडेंट से और पूछूंगा, फिर उसके बाद प्राइज नहीं होगा जी। एंड वाले भाई बताइए। सर अगर तो मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, और सर अदर मैटर पैराग्राफ पे आएगा। अदर मैटर पैराग्राफ है, वो किस वजह से? सर क्योंकि ऑडिटर ऑडिट के ईयर एंड के बाद हुए और हमें इस बात से कंफर्मेशन नहीं कि उसने इनिशियल ऑडिट किया है। इस बात की कंफर्मेशन नहीं, इस बात की कंफर्मेशन है कि इनिशियल ऑडिट है। कैसे कंफर्मेशन इनिशियल ऑडिट है? पॉइंटेड का वर्ड यूज किया, री पॉइंटेड का वर्ड यूज नहीं किया। बस आखिरी जी, बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला ओपिनियन मॉडिफाई होगा कि नहीं होगा? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला ओपिनियन रिक्वायर्ड वाला वो भी इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? वो भी होगा। एक इफेक्ट अभी भी नहीं बताया आपने, कलब कलब के। ये फायदा होता है डिस्कशन करने का, आपकी गलतियां निकल जाती हैं। बहरहाल आपने भी तकरीबन 50, और ये भाई को भी पहुंचा दे। पहली चीज, इफेक्ट उसने नहीं बताया, हमने मटेरियल और परवेसिव दोनों को डिस्कस किया, इसमें कोई प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरी चीज, उसने लफ्ज पॉइंटेड यूज किया, री पॉइंटेड नहीं किया, इसका मतलब है पिछले साल इनिशियल ऑडिट है, अदर मैटर आएगा, एग्रीड। तीसरी चीज, रिकॉर्ड भी नहीं है अवेलेबल, तो ओपिनियन रिगार्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला रिक्वायर्ड वाला मॉडिफाई, क्लियर। जो चीज आप मिस कर गए, बेसिस फॉर क्वालिफाइड स्लैश डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में नेचर ऑफ स्कोप लिमिटेशन को एक्सप्लेन करना है। क्या ये रिपोर्ट का पैरा इफेक्ट नहीं हो रहा? शपथ की है, भूल गए ना? नहीं, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन वाली बात नहीं लिखनी थी, लिखनी थी कि नहीं बोल नहीं बताइए आप, कोई बात नहीं, आइंदा बता दीजिएगा। 4, ए क्लाइंट हैज significant amount of deposits in a bank which is under liquidation. Pending completion of liquidation proceedings of the bank, no provision has been made in the accounts. बैंक में पैसे जमा कराए थे, बैंक लिक्विडेट हो गया, कोई प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की हुई। मैटर इज एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए, जिस बंदे से रिसीवेबल हो हमारा बैंकरप्ट हो जाए, प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए। शाबाश, मिस स्टेटमेंट है, एग्रीड। इफेक्ट उसने बताया, सिग्निफिकेंट का वर्ड यूज किया, मटेरियल है, अगर इफेक्ट मटेरियल है तो, परवेसिव है तो, और बेसिस फॉर क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन में नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे, एग्रीड। आगे 4, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए लिस्टेड कंपनी डू नॉट डिस्क्लोज रिम्यूनरेशन पेड टू चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी। आपने शायद लॉ में पढ़ा होगा कि ये रिम्यूनरेशन लैदर से डिस्क्लोज करनी होती है। डिस्क्लोज तो क्या है? मिस स्टेटमेंट, शाबाश। उसी तरह अब आगे चलते हैं, क्वालिफाइड या मिस इफेक्ट मटेरियल है तो, परवेसिव है तो, शाबाश। 6 जी जी,
वो कह रहे हैं कि ये डिस्क्लोज हो गया उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये ना पार्ट 4 में स्टूडेंट का कहना है कि दिस मैटर इज एडिक्वेटली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या ये ठीक नहीं हो गया? डिस्क्लोजर इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए था कि डिस्क्लोजर? प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए ना, प्रोविजन नहीं कि डिस्क्लोज कर दिया, काम नहीं बनेगा। हाँ जी, फायर वाले पॉइंट में जिस बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, जब कभी मॉडिफाइड ओपिनियन आएगा, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में उसकी डिस्कशन आएगी। और कोई पैराग्राफ आएगा कि नहीं आएगा, वो केस टू केस वेरी करता है, वो तो केस टू केस वेरी करता है। हम अच्छा ये सोचना, कुछ स्टूडेंट ये कंसेप्ट बना लेते हैं हमेशा स्कोप लिमिटेशन होगी ना तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला आएगा, मॉडिफाई होगा। ये लाजमी नहीं है, ये लाजमी नहीं है। क्यों नहीं है, आगे क्वेश्चन आएंगे तो तब डिस्कस करेंगे। 6. Due to losses and adverse key financial ratios, an auditor has substantial doubt about a client's ability to continue as going concern. किस वजह से, ये अंडरलाइन करें, लॉसेस एंड एडवर्स की फाइनेंशियल, ये आपके पास दो रीजंस आ गई जिनकी वजह से गोइंग कंसर्न पे मसले मसाइल आते हैं। इसका मतलब किसी क्वेश्चन में अगर उसने ये रीजन डिस्कस कर ली, फौरन हमारे जहन में आ जाए गोइंग कंसर्न। हाँ, ये गोइंग कंसर्न वाली लिस्ट अगर आप कहीं पे बना रहे हैं ना तो उसके नीचे ये दो पॉइंट लिख ले, लॉसेस, एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज। की एडेड मैटर की बना रहे हैं ना आप खुद से, वैसे तो दी हुई है लेकिन खुद से बनाएं तो अच्छा भी। The client has adequately disclosed its financial difficulties and note to its financial statements. Client ने adequately disclose कर दिया, unmodified opinion, लेकिन पैरा आएगा कौन सा, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड कुछ। अच्छा फर्ज कीजिए सारा क्वेश्चन यही, एंड पे लिख दिया क्लाइंट हैज नॉट एडिक्वेटली डिस्क्लोज, इफेक्ट मटेरियल है तो परवेशिव है। क्या इस सूरत में मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा आएगा? अगर मिस स्टेटमेंट है, ओपिनियन मॉडिफाई कर दिया, क्या इस सिचुएशन में गोइंग कंसर्न का पैरा आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि एक मैटर रिपोर्ट में एक जगह ही जाता है, दो जगह पे नहीं जाता। तो जब हमने उस चीज को बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में एक्सप्लेन कर दिया तो मटेरियल अनसर्टेनिटी में कैसे एक्सप्लेन, डुप्लीकेशन हो जाएगी। क्लियर हुई बात? 7. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिफ्यूजेस द ऑडिटर एक्सेस टू मिनट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। स्कोप इफेक्ट मटेरियल परवेसिव, सिर्फ ये एनालिसिस के मिस स्टेटमेंट स्कोप इसमें दिमाग चलता है, बाकी तो हमें पता है मटेरियल है तो क्या करना है, परवेसिव। अच्छा हमारा एक क्लाइंट था, रियल एग्जांपल देता हूं, उसमें जूनियर टीम मेंबर भी थे, सीनियर भी। उसने कहा मैं बीओडी के मिनट्स आपको देने को तैयार हूं, लेकिन इसमें कॉन्फिडेंशियल चीजें डिस्कस होती हैं हमारी, मैं सिर्फ एंगेजमेंट पार्टनर को दूंगा, ये को जूनियर किसी टीम मेंबर को ये मिनट्स नहीं दूंगा। यहाँ तस्वीर आदत होती है, तस्वीर उतारी व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, वो फेसबुक पे लगा दी, ये नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगले पाकिस्तान में अगले साल ये होने वाला है, कॉन्फिडेंशियल मैटर। क्या ये स्कोप लिमिटेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि बहरहाल एंगेजमेंट पार्टनर को तो एक्सेस प्रोवाइड कर दी गई ना। बिल्कुल। नेक्स्ट 8. ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन एविडेंस, unable to obtain financial statements of a consolidated subsidiary. स्कोप लिमिटेशन। ठीक, डिस्क्लेमर ऑफ, ये सीधा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अच्छा ये सीधा डिस्क्लेमर क्यों? वो सारे हर आइटम इफेक्ट हो रही है कंसोलिडेशन से, इसमें इफ मटेरियल का परवेसी की जरूरत, सीधा ही परवेसिव। 9. Previous year's financial statements were audited by another firm of chartered accountants who issued an unqualified audit opinion thereon. Unmodified opinion है, क्योंकि इसका कोई मिस्टर अदर मैटर पैराग्राफ आएगा जिसमें हम बताएंगे कि पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया था, ताकि हमारी जिम्मेदारी क्लियर हो जाए लोगों को कि वो सिर्फ इस साल की फिगर्स किया।
10. Certain material transaction cannot be tested because of management's retention policy related to regards. इफेक्ट मटेरियल है तो परवेसिव है तो गलत। परवेसिव क्यों? क्वेश्चन में उसने क्लियरली कह दिया मटेरियल। जब खुद से क्लियरली कह दिया कोई चीज मटेरियल है या परवेसिव है, उसका इफ नहीं करना, उसका इफ नहीं, उसका एज करना है। एज मिस स्टेटमेंट इज मटेरियल। जो इंफॉर्मेशन दी हो उसका इफ, उसका क्या करना है? एज। स्पेसिफिक आंसर देना। 11. Management changes counting policy from cost to revaluation model. The auditor does not concur with the change. इफेक्ट मटेरियल है तो परवेसिव है तो शाबाश। अच्छा, ऊपर 14 का था, ये 13 है। चलो कोई नहीं, जितने हैं उतने कर लें, ये भी काफी है। The client refuses to permit auditor to confirm certain significant accounts receivable or apply alternative procedure. अच्छा, क्या सोल्यूशन में हमें ये बिलवाद लिखने की कोशिश लिखनी चाहिए ये कि अगर अल्टरनेटिव प्रोसेस से एविडेंस मिल गया तो स्कोप लिमिटेशन नहीं है? हाँ, वो भी नहीं करना। क्यों? क्वेश्चन में कह दिया जो इंफॉर्मेशन मिल गई उसका इफ नहीं करना। हाँ, अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना कहता ना, क्लाइंट रिफ्यूजेस टू परमिट ऑडिटर टू कंफर्म सर्टेन सिग्निफिकेंट अकाउंट्स रिसीवेबल, बस इतना, फिर हम सोल्यूशन में लिखते हैं कि अगर अल्टरनेटिव प्रोसेस एविडेंस मिल जाता है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन, कोई स्कोप लिमिटेशन, और अगर नहीं मिलता तो स्कोप लिमिटेशन होगी, फिर आगे उसको डिस्कस करते हैं। 13. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनविलिंग टू साइन द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। आपको पता है वो रिप्रेजेंटेशन एंड में साइन करके मैनेजमेंट ने ऑडिटर को देनी होती है ना, करे साइन। स्कोप लिमिटेशन इसमें चूंकि इस एक लेटर में बहुत सी रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, इसीलिए इसका भी इफेक्ट हम बाय डिफॉल्ट परवेसिव लेते हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट होता है रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं की, एक कंसेप्ट है रिप्रेजेंटेशन लेटर प्रोवाइड नहीं किया। रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं की ये मटेरियल भी हो सकता है, परवेसिव भी। रिप्रेजेंटेशन लेटर प्रोवाइड नहीं किया ये परवेसिव है। क्लियर? अच्छा, मुझे बताए आगे क्वेश्चन डिस्कस करूं या कि आज के लेक्चर? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि क्वेश्चन, कितनों का ख्याल है कि लेक्चर? चले कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस कर। असल में ये डेली डिस्कस होंगे अब, लेकिन साथ ही साथ मैं चाह रहा हूँ हमारा लेक्चर भी आगे चलता रहे, वरना आपको आज एमसीक्यू मैट्रिक की एग्जांपल भी सीख लेंगे ना, ताकि आगे किसी क्वेश्चन में आए तो हमें पता चल जाए। डिस्कस कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल वाली असाइनमेंट में डिस्कस ऐड हो जाएगी। ठीक है, असाइनमेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी एक दिन जाके इकट्ठी डिस्कस कर लेंगे। चलिए, टेस्ट आपको क्लास एंड पे वापस होंगे। क्यों भला? अभी आपको टेस्ट दे दिया, आपने लेक्चर को छोड़ के टेस्ट पढ़ना शुरू कर देना। ये सवाल के कितने नंबर मिले, इस सवाल के कितने नंबर मिले, इसका ये चीज क्यों काटी है, घर जाके पढ़िएगा। टेस्ट अगले दिन दे दिया करेंगे, यही डिसाइड किया है हमने आपस में, हमारी बोर्ड मीटिंग हुई थी टीएससी और टीचर, हमने यहाँ मिनट्स आपके साथ शेयर कर देते हैं। डिसाइड ये हुआ था कि जिस दिन आपका टेस्ट होगा, जैसे आज है, अगले दिन आपको क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन क्लास में दे दिया जाएगा। आपने कोई बुक शॉप के चक्कर नहीं लगाने, एक एक सफे के लिए उधर खड़े रहते हैं आप लोग, नहीं, क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, वो आपने घर जाके पढ़ना है। उससे अगले दिन यानी मंडे को टेस्ट डिस्कशन हो जाया करेगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आगे जब भूल जाता है, बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, हाँ आज पता नहीं चला टेस्ट दिया। अच्छा, वैसे अगर भूल जाए ना, फिर डिस्कशन ज्यादा फायदे की है, रिवीजन हो जाती है, और वो कंसेप्ट याद आ जाता है जिसमें हम फंसे होते थे, वो याद, और ना भी याद है डिस्कस जरूर हो जाता है। मैं कपड़ा उठता हूँ, मैं तो हाँ सिर्फ पूछता हूँ मैं। हाँ, वो हम छोटे होते हैं ना, तो सरकारी स्कूल में पढ़ता था, टाट वाले स्कूल में, उसमें आपको पता ही होगा, है आप तो नहीं गए होंगे उधर क्या हाल होता है। तो सर वो धुलाई करके ना एंड में कहते थे मुर्गा बना दे, वो तो यहाँ से शुरू होती थी
एंड पे सर कहते थे पुत्र कोई परेशानी वाली गल नहीं, उस्ताद दी मार घ्यो दी तार। सारा मार खा खा के एक दिन बैठ के मैं सोच रहा था, लगता है मुहावरा सर ने खुद बनाया ये। कोई बात नहीं, डांटने में कोई मसला नहीं है, इसमें भी प्यार छुपा होता है। चलें आज वापिस आए, स्टडी करने जा रहे हैं एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ क्या होता है, सीखेंगे क्या? एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ क्या होता है, कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्या सीखने जा रहे हैं? एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ क्या होता है, कब आएगा, कैसे आएगा। फिर सुन ली, सबसे पहले डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे क्या होता है, फिर एग्जांपल्स कब आएगा, फिर उसके बाद एग्जांपल्स। हमारी भाई एग्जांपल्स कुछ और भी थी मेरा ख्याल है, अच्छा ठीक है, एग्जांपल्स आएंगी। फिर उसके बाद कैसे इसको रिपोर्ट में प्रेजेंट करना है, कैसे इसको रिपोर्ट में प्रेजेंट करना है। सुनिए जरा, एम्फसिस ऑफ मैटर डेफिनेशन, एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इज इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट if auditor consider it necessary to draw user's attention to a matter which is disclosed in financial statement। ठीक है, to draw user's attention to a matter which is disclosed in financial statement and that is fundamental to user's understanding of financial statement, provided matter does not require modified opinion, provided matter is not a key audit matter। समझ आई? अभी तो समझाया ही नहीं, समझाना तो शुरू करने लगा हूं। सुनिए जरा, आपको पता है ऊपर परेशान नहीं, अंदर घुस के एक एक लफ्ज को खोल खोल के समझते हैं ऑडिट का। एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इज इंक्लूडेड, एम्फसिस मैटर पैराग्राफ आएगा कहां, ऑडिट रिपोर्ट में, कब, इफ ऑडिटर कंसीडर, अगर ऑडिटर क्या, टू ड्रा यूजर अटेंशन। अच्छा मुझे बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक मैटर हो, कोई एक मसला हो, मैटर मतलब कोई मसला, लेकिन ना तो वो मिस स्टेटमेंट हो ना स्कोप लिमिटेशन हो, फिर भी यूजर्स को बता देना जरूरी हो? ऑडिटर के ख्याल में यूजर को बता देना जैसे कोई एक बहुत बड़ा लीगल केस जो कंपनी के खिलाफ चल तो रहा है, कंपनी ने उसको डिस्क्लोज भी कर दिया है, लेकिन फिर भी ऑडिटर जरूरी समझता है कि बता दे, ताकि यूजर इन्वेस्टमेंट करने से पहले देख ले, कल को इसका फैसला कंपनी के खिलाफ आ गया, इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी सारी। क्या बता देना, क्या ऑडिटर को ये पावर दी गई है? बिल्कुल दी गई है। यानी इसका मतलब है हमने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में सिर्फ मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन को नहीं, बल्कि हर उस मैटर को कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी है जिससे यूजर का फायदा हो सके। मैक्सिमम रेलिवेंट इंफॉर्मेशन यूजर को प्रोवाइड करनी है, ठीक है, मैक्सिमम रेलिवेंट जो यूजर के डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके। इसीलिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने हमें डिस्क्रिशनरी पावर्स दी हैं कि अगर आप समझते हैं कोई मैटर ना मिस स्टेटमेंट ना उसको, लेकिन यूजर को बताना जरूरी है, बता दें। कैसे बताएं? डिपेंड करता है वो मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करता है कि ऑडिट से रिलेट करता है। अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करता है, अगर वो यूजर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनहेंस कर रहा है, फिर एम्फसिस ऑफ मैटर। और अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, ऑडिट से रिलेट कर रहा है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेट कर रहा है, ऑडिट रिपोर्ट से रिलेट कर रहा है, अदर मैटर में जाएगा। ठीक है, दोनों ना एम्फसिस ऑफ मैटर मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन, अदर मैटर मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है, दोनों मैटर क्लियर है, लेकिन फिर भी यूजर्स को कम्युनिकेट कर देना बेहतर है। ठीक है, तो एम्फसिस ऑफ मैटर क्या? एम्फसिस ऑफ मैटर is included in auditor's report if auditor considered necessary to draw यूजर की तवज्जो दिलानी है, यूजर की तवज्जो दिलानी किस तरफ? to a matter which is disclosed in financial statement, जो मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज्ड है। इसका मतलब है एम्फसिस ऑफ मैटर हमेशा उन्हीं चीजों के ऊपर दिया जाएगा जो डिस्क्लोज्ड होंगी, जो डिस्क्लोज्ड होंगी। एम्फसिस ऑफ मैटर कभी भी ऐसी चीज पे नहीं दिया जा सकता जो डिस्क्लोज ही नहीं है। ठीक है, जो डिस्क्लोज नहीं है उसके ऊपर एम्फसाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये केस स्टडी नंबर 16 देखें अपेंडिक्स में, बहुत अहम है। केस स्टडी नंबर 16, केस स्टडी नंबर 16 बहुत अहम है।
बहुत अहम है। इसमें तो 5 है, छठी तो है ही नहीं, 16वीं कैसे है? तो इसका मतलब है जो चीज मौजूद ही नहीं मैं उसको एम्फसाइज कर ही नहीं सकता। जो चीज मौजूद ही नहीं एम्फसाइज कर ही नहीं सकता। तो एम्फसिस ऑफ मैटर हमेशा किस पे आएगा? जो चीज फाइनेंशियल में डिस्क्लोज, अगर डिस्क्लोज ही नहीं तो वो मिस स्टेटमेंट होगी। जैसे मैंने मिस स्टेटमेंट, ये गलत बोला ना मैंने, ये मिस स्टेटमेंट है, मिस स्टेटमेंट है बिल्कुल। तो ये ध्यान में रखिएगा, एम्फसिस ऑफ मैटर इंक्लूडिंग इफ आई कैन ड्रा योर अटेंशन टू अ मैटर व्हिच इज डिस्क्लोज। बहुत अहम लफ्ज है, डिस्क्लोज होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। एंड दैट इज फंडामेंटल का मतलब बहुत, भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो डिस्क्लोजर्स होंगे, सब पे एम्फसिस ऑफ मैटर दिया जाएगा? नहीं 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 नहीं, सिर्फ फंडामेंटल पे। अच्छा, कौन सा डिस्क्लोजर फंडामेंटल होता है, कौन सा नहीं? डिपेंड्स ऑन आइटर्स जजमेंट। लेकिन आप इस काबिल नहीं है प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करें, क्योंकि प्रोफेशनल जजमेंट में हमने पढ़ा था उसके लिए नॉलेज चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग आपकी हुई ही नहीं, नॉलेज तो अभी आपका शुरू हुआ है, अभी तो एबीसी सीख रहे हैं। इसलिए एग्जाम में आपने जजमेंट की बेस पे डिसाइड नहीं करना, बल्कि आपको लिस्ट दी जाएगी। लिस्ट, आपने लिस्ट का रट्टा लगा लेना है कि जब कभी केस स्टडी में ये वाले मैटर आए, शाबाश एम्फसिस ऑफ मैटर। जिस तरह मिस स्टेटमेंट की लिस्ट दी, जिस तरह स्कोप लिमिटेशन की लिस्ट दी, की ऑर्डर मैटर की लिस्ट आएगी, गोइंग कंसर्न की लिस्ट आएगी, अदर मैटर की लिस्ट आएगी, उसी तरह एम्फसिस ऑफ मैटर की भी लिस्ट है। जिसने चैप्टर, सबसे अहम चैप्टर है हमारा एग्जाम्पल चैप्टर 4, और जिसने ये लिस्ट याद कर ली ना, बाकी कुछ भी नहीं चाहे किया, केस स्टडी को हैंडल कर लेगा वो। सिर्फ जिसने लिस्ट को पढ़ लिया, समझ लिया, ठीक है, याद भी चले इतना को पढ़ लिया कि सामने आए तो पता चल जाए ये किधर डिस्कस हुआ था। 100% याद करना भी जरूरी नहीं है। लिस्ट के ऊपर जिसकी ग्रिप आ गई, ये चैप्टर 4 उसका हलवा। अच्छा, फंडामेंटल, अच्छा ये पता चल गया आपको यूजर की अटेंशन ड्रॉ करनी है। डिस्क्लोज का समझ आ गई? डिस्क्लोज है तो एम्फसिस मैटर, डिस्क्लोज नहीं है तो एम्फसिस मैटर नहीं आएगा, फिर तो बल्कि वो मिस स्टेटमेंट होगी। फंडामेंटल समझ आ गई क्या है? हर मसले को एम्फसाइज नहीं करना, सिर्फ और फंडामेंटल कौन है? जो आपको लिस्ट दी जाएगी, वही जो आपको लिस्ट दी जाएगी, अपनी मर्जी से नहीं जज करना कि ये फंडामेंटल है, लिस्ट वाले अच्छा, यहां पे ये समझ आएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लिखा हुआ है, क्यों भला? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा मुझे बताएं, अभी हमने पढ़ा नहीं, लेकिन जब अदर मैटर पैराग्राफ पढ़ेंगे उसमें लिखा होगा ड्रॉ अटेंशन कम्युनिकेट, उसमें ये डिस्क्लोज्ड वाला मैटर लफ्ज नहीं होगा। शाबाश, उसमें ये नहीं लिखा होगा कि ये डिस्क्लोज्ड है, बल्कि क्या लिखा होगा? डिस्क्लोज नहीं है। क्यों? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट ही नहीं करता, तो डिस्क्लोज कहां से होगा? वो तो ऑडिटर से रिलेट करता है। उसमें यहां पे भी फंडामेंटल नहीं लिखा होगा, रेलिवेंट लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन ज्यादा अहम होती है। अच्छा यहां पे बताइए, क्या ये लिखा होगा टू यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? क्या लिखा होगा? ऑडिट। शाबाश, अभी पढ़ा, हमारा ख्याल है शायद ऐसे, अब आगे चलेंगे तो पता चलेगा कि है कि नहीं ऐसे। अच्छा, प्रोवाइडेड, कोई स्टूडेंट मुझे ये बताएगा कि उसने लिखा है प्रोवाइडेड मैटर डज नॉट रिक्वायर मॉडिफाइड ओपिनियन, यानी जिस मैटर के ऊपर हम एम्फसिस ऑफ मैटर में इंक्लूड कर रहे हैं वो मॉडिफाइड ओपिनियन रिक्वायर नहीं करता। क्यों? शाबाश, अगर वो मॉडिफाइड ओपिनियन है तो मॉडिफाइड ओपिनियन में जाएगा, एम्फसिस ऑफ मैटर में थोड़ा ही आएगा, एम्फसिस ऑफ मैटर में थोड़ा ही आएगा। अच्छा फिर एक और प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड मैटर इज नॉट ए की ऑडिट मैटर, ये क्यों लिखा हुआ है? एक मिनट, शाबाश, अगर उसके ऊपर की ऑडिट मैटर आना है, अगर उसके ऊपर की ऑडिट मैटर आना है तो वो की ऑडिट मैटर में जाएगा, एम्फसिस मैटर में थोड़ा ही आएगा। इसका मतलब ये है एग्जाम में अगर लिस्ट हुई एम्फसिस ऑफ मैटर वाली, मैटर हुआ किस कौन सा? हमने लिख दिया की ऑडिट मैटर, 0 नंबर, और अगर मॉडिफाइड ओपिनियन तो फिर उसको एम्फसिस मैटर में लिख दिया, 0 नंबर।
आई कैप ने न्यूज लेटर इशू करता है, उसमें जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करता है ना, जो गलतियां होती हैं बाज़ औक़ात उसमें डिस्कस करता है, और अब तो आई कैप का एक अलग से बोर्ड भी है, वो रिव्यू करके ना बताते हैं। एक अच्छा ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात बता रहा हूँ, क्लाइंट ने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड, मुझे आज तक याद है, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की और उस क्लाइंट ने डिस्क्लोजर्स में लिख दिया हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की, ऑडिटर ने एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड कर दिया था। समझ आई अब बात कि अगर मैटर मॉडिफाइड ओपिनियन रिक्वायर कर रहा है ना तो फिर एमसीज ऑफ मैटर नहीं आएगा, प्रोवाइडेड मैटर डज नॉट रिक्वायर मॉडिफाइड। अगर मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है तो मॉडिफाइड ओपिनियन में जाएगी, एमसीज ऑफ मैटर में नहीं आएगी। क्लियर? डेफिनेशन समझ आ गई? इसमें खास तौर पे डिस्क्लोजर का लफ्ज समझ आया, खास तौर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लफ्ज समझ आया, और खास तौर पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो पॉइंट समझ आ गए कि जो पैराग्राफ जो मैटर जिधर का है उधर ही फिट करना है, क्लासिफिकेशन चेंज नहीं करनी। क्लियर? आगे चले, एक मैटर एक ही जगह पे डिस्कस, दो कंसेप्ट हैं, अगर आपको समझ आ गए, ठीक है। ये 10,000 का कंसेप्ट बताने लगा हूं, 10,000 पाउंड का मैं नहीं दूंगा, आप इससे फायदा उठाएंगे। एक कंसेप्ट ये है कि रिपोर्ट में एक मैटर एक ही जगह जाएगा, डुप्लीकेशन नहीं होगी, और दूसरा कंसेप्ट है हर मैटर की अपनी जगह है, उसको चेंज नहीं करना। ये ना हो गोइंग कंसर्न वाला पॉइंट हो, आप अदर मैटर में डाल दें, फिर कहें सर आपने कहा था एक मैटर एक ही जगह पे आएगा, देखिए एक ही जगह पे आ रहा है। भाई वो लहदा सूल है कि एक मैटर एक ही जगह पे आएगा, लेकिन सही जगह पे आएगा। शाबाश, एक जगह पे आएगा और सही जगह पे आएगा। अब कुछ एग्जांपल्स ना डिस्कस हो जाए। किस चीज की एग्जांपल्स? एमसीज ऑफ मैटर किस सिचुएशन में आएगा? पहला, व्हेन देयर इज मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। नहीं, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अनसर्टेनिटी सिर्फ एक एरिया में होती है? तो बहुत से एरियाज में होती है। गोइंग कंसर्न की अनसर्टेनिटी उधर जाएगी, लेकिन अगर कोई एक्सेप्शनल लिटिगेशन है एमसीज ऑफ मैटर में आएगी। अच्छा अब सुनिए, लिटिगेशन है रूटीन नेचर की, उसे जनरली कह दिया क्लाइंट के खिलाफ बहुत सी लिटिगेशन होती हैं, की ऑर्डर मैटर। उसने एक्सेप्शनल लिटिगेशन है, उसने कहा एक्सेप्शनल लिटिगेशन प्लस एक और बात लिखी, कंपनी हार गई तो बंद हो जाएगी। अच्छा अगर मुझे बताइए एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि ये रूटीन बताया, लेकिन सीधा नहीं बताएगा कभी। सुन लीजिए एग्जाम में वर्डिंग, क्लाइंट के अगेंस्ट वेरियस लिटिगेशन पेंडिंग है, की ऑर्डर मैटर। क्लाइंट के अगेंस्ट एक लीगल केस पेंडिंग है जिसमें कस्टमर ने क्लाइंट के खिलाफ केस फाइल किया, कहा है उसकी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से उसे नुकसान हो गया। यानी एक्सेप्ट, जब केस की नेचर बता देना क्वेश्चन में, एक्सेप्शनल है। जब केस की नेचर बता दे कि केस किस चीज का है, एक्सेप्शनल है। ठीक है, एक केस में उसने कहा कंपनी जो है वो क्रीम कोई बेबी पाउडर बनाते थे, तो बेबी पाउडर पेरेंट्स ने इस्तेमाल किया, बच्चे को स्किन एलर्जी हो गई, उसकी स्किन खराब हो गई, केस कर दिया उन्होंने, एमसीज ऑफ मैटर। अगर सिर्फ इतनी बात कही एमसीज ऑफ मैटर कह के निकल जाना आगे, लेकिन आगे साथ ये भी कह दे कंपनी बंद भी हो सकती है। क्लियर हो गया? अब आइंदा ये तो नहीं पूछेंगे, आइंदा ये तो नहीं पूछेंगे सर कभी लिटिगेशन को आप एमसीज ऑफ मैटर में डाल देते हैं, कभी उसे गोइंग कंसर्न में डाल देते हैं, कभी की ऑर्डर मैटर में, ये तो नहीं पूछेंगे। इसको क्या कर दूं? फिर सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट, सिग्निफिकेंट का लफ्ज समझा चुका हूं आपको। सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है? ये एंड के बाद हम अगर 2000 देखिए, एक है मैचिंग कंसेप्ट, जो जिस साल की ट्रांजैक्शन मैचिंग है तो वैसे रेवेन्यू और एक्सपेंस है, लेकिन उसका मतलब ये भी है कि जो जिस साल की ट्रांजैक्शन है उधर ही आए। 2020 की ट्रांजैक्शन 20 में जाए, 21 की ट्रांजैक्शन 21 में आए, लेकिन इसकी एक्सेप्शन है, एक स्टैंडर्ड है जो कहता है 2021 की ट्रांजैक्शन उठ के 20 में आ जाएंगे। हैं 21 की ट्रांजैक्शंस,
लेकिन 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होंगी। ट्रांजैक्शन 21 की है, वो कौन सी है? एडजस्टिंग, सॉरी सब्सिक्वेंट इवेंट। सब्सिक्वेंट इवेंट का कंसेप्ट ही यही है कि ट्रांजैक्शंस हैं नेक्स्ट ईयर की, आएंगी, इंक्लूड होंगी। मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं इंक्लूड का, एडजस्ट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, डिस्क्लोज का लफ्ज इस्तेमाल, इंक्लूड। अच्छा, पहली चीज ये सब्सिक्वेंट से मुराद है जो ईयर एंड के बाद हो। कब तक बोला? ऑडिट रिपोर्ट तक। शाबाश। ये सारे इवेंट्स जो ईयर एंड से लेके ऑडिट रिपोर्ट तक होते हैं कहते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट। इनमें से हमने इन इवेंट्स को डिसाइड करना होता है इंक्लूड करने के लिए कि पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होगी कि नहीं। स्टैंडर्ड ने सब्सिक्वेंट इवेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग का मतलब इंक्लूड दोनों होंगे, लेकिन अगर एडजस्टिंग इवेंट है वो अमाउंट्स में आएगा, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में। नॉन एडजस्टिंग डिस्क्लोजर में आएगा। ठीक है। अब आप कहें सर ये तो समझ लग गई सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है, लेकिन एडजस्टिंग इवेंट क्या होते हैं, नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या होते हैं, इसकी जो डिटेल साइंस है ना वो आप काउंटिंग में सीखेंगे। ऑडिट में केस स्टडी सॉल्व करने के लिए कितना को नॉलेज चाहिए? सर बताइए, लिस्ट दे दीजिए हमें, एडजस्टिंग इवेंट कौन से है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट कौन से है। लिस्ट दे दीजिए हमें, एडजस्टिंग इवेंट कौन से है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ये लिस्ट कंप्लीट बाद में कभी दूंगा, लेकिन कुछ आपको बताई हुई है एग्जांपल्स। क्लास में स्टूडेंट जो मुझे एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग की एग्जांपल्स बता दे। एडजस्टिंग की बैंक्रप्सी ऑफ डेटर आफ्टर ईयर, एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री, डिसीजन ऑफ लीगल केस, डिफेक्टिव रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव इन्वेंट्री, रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव। अच्छा, नॉन एडजस्टिंग की भी एग्जांपल बता दे। फायर लग गया किसको? अच्छा, फायर से मुराद आ गया फायर वो नहीं, इन्वेंट्री को। शाबाश शाबाश। तो अगर कोई सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हो जाए, हमने यूजर क्लाइंट ने चाहे उसको सही से रिकॉर्ड भी कर दिया है, लेकिन सिग्निफिकेंट यूजर को बता देना चाहिए कि नहीं? भाईजान इस साल तो कोई आपको एक्सपेंस नजर नहीं आ रहा, लेकिन आग लगी थी 15 फरवरी को, 31 दिसंबर के बाद। अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट फारग होंगी, उनमें तो लॉस आएगा। यूजर्स को भी बता देना चाहिए कि नहीं? कैसे बताएंगे? ठीक है। एग्जाम सब्सिक्वेंट इवेंट में एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग दोनों आ जाते हैं, लेकिन एग्जाम में वो नॉर्मली नॉन एडजस्टिंग को टेस्ट करता है। 2 एग्जांपल्स हो गई। वेयर ए मेजर डिजास्टर सिग्निफिकेंटली इफेक्ट एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मेजर डिजास्टर क्या है? आग लग गई, जलजला। अच्छा, आग लग गई, ऊपर भी आ गया, नीचे भी है। नीचे वैसे आग के साथ दूसरे भी नहीं, कोई भी नहीं। ये है ईयर एंड के बाद, ये है ड्यूरिंग द ईयर। भाई ड्यूरिंग द ईयर आग लगी और ऐसा चल गया और प्रॉफिट सिग्निफिकेंटली कम हो गया। क्लाइंट ने रिकॉर्ड ठीक किया है, लेकिन क्या इतनी बड़ी वेरिएशन जो है प्रॉफिट में आई, इसकी रीजन एक्सप्लेन कर देनी चाहिए यूजर्स को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्लियर? एग्जाम में ये ज्यादा टेस्ट करता है, पहला दूसरा, तीसरा नॉर्मली टेस्ट नहीं करता। ये रटे वाले क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज अनएक्सेप्टेबल। क्या हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो ऑडिटर क्या करता है? एक्सेप्ट नहीं करता। पहले यहां तक बताया था ना, अब एक स्टेप आगे लेके जा रहा हूं। इफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज नॉट एक्सेप्टेबल, auditor shall not accept proposed audit engagement unless required by law. Unless required by law. क्या कोई ऐसा केस हो सकता है फ्रेमवर्क बिल्कुल फारग हो, नॉट एक्सेप्टेबल हो, और लॉ कह दे इसी के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ? क्या ऐसा हो सकता? यस, हो सकता है। अगर ऐसा है, ये रेयर केस है, पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन चूंकि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं इसलिए एग्जांपल उसने बताइए। तो उस सूरत में हम ऑडिट करेंगे उसी फ्रेमवर्क के मुताबिक जो है नॉट एक्सेप्टेबल।
लेकिन क्यों कर रहे हैं? रिक्वायर्ड है पहला। तो यूजर्स को बता देना चाहिए कि जब फ्रेमवर्क नॉट एक्सेप्टेबल है तो हमारी क्या मजबूरी है कि फिर भी एडिट कर रहे हैं। हालांकि असूल के मुताबिक फ्रेमवर्क नॉट एक्सेप्टेबल है तो हमें करना ही नहीं चाहिए। कैसे बताएंगे? ये बात समझ आ गई? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज अनएक्सेप्टेबल बट प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ। ये बात समझ आई? ये काम किया। तीसरा पॉइंट सिर्फ रटे वाला है, ये भी काम का कंसेप्ट आगे यूज होगा, ये पहला दो भी। अर्ली एप्लीकेशन ऑफ ए न्यू काउंटिंग स्टैंडर्ड। अच्छा, ये न्यू काउंटिंग स्टैंडर्ड है, न्यू काउंटिंग पॉलिसी नहीं है। स्टूडेंट कहते हैं सर काउंटिंग पॉलिसी तो आपने बताया एमसीओ मैटर में आएगी, सॉरी की ऑडिट मैटर में आएगी, तो इधर आप बता रहे हैं कि जी न्यू काउंटिंग पॉलिसी जो है वो एमसीओ मैटर में आएगी। काउंटिंग स्टैंडर्ड है। अगर कोई नया स्टैंडर्ड आ जाए, अच्छा नया स्टैंडर्ड आए ना तो हर स्टैंडर्ड की आपको एप्लीकेशन डेट होती है कि 2 साल बाद से इफेक्टिव होगा। लेकिन स्टैंडर्ड ने एक लाइन लिखी होती है, अगर कोई अर्ली अडॉप्ट करना चाहे तो कर ले। स्टैंडर्ड ने ये 2 साल का टाइम जो या 3 साल का टाइम दिया होता ना, इसलिए ताकि लोग अंडरस्टैंड कर ले स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स को अच्छे तरीके से, ऊंच नीच समझ ले। लेकिन प्रैक्टिस में चार्टर्ड अकाउंटेंट को 2 दिन में पता चल जाता है स्टैंडर्ड क्या कह रहा है। वो फिर डिसीजन कैसे करते हैं कि हमने अर्ली अप्लाई करना है कि नहीं? प्रॉफिट की दे, वो कहता है अर्ली अप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा, चलो छोड़ो, जब रिक्वायर्ड है 2 साल बाद तभी करेंगे। प्रॉफिट बढ़ जाएगा, अभी कर लो। अब चूंकि इजाजत है तो मैनेजमेंट फिर उस लूप होल्स के अंदर आके खेलती है। हमें अगर पता चल गया कि मटीरियली फाइनेंशियल प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट मटीरियली, इसका मटीरियल इफेक्ट आ जाए अर्ली एप्लीकेशन का, यूजर को बता देना चाहिए। क्योंकि मैनेजमेंट अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट में कह रही होगी देखा हमारी परफॉर्मेंस इस साल, हमने दिन रात एक किया, हमने इतनी मेहनत की, लेकिन असल में प्रॉफिट किस वजह से आया होगा, तो बता देना चाहिए हमें। हालांकि है ठीक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ठीक, बता दे। कैसे बताएं? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज? जब अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होती है वो डिस्क्लोज होता है, तो पूरा स्टैंडर्ड है। जब नया अप्लाई आता है तो बिल्कुल डिस्क्लोज हुआ होगा। और एमसीओ मैटर अगर डिस्क्लोज ना हुआ हो तो फिर तो एग्जांपल ही नहीं ना। अरे ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क टैक्स बेसिस, तो इसका मतलब है एमसीओ मैटर पैराग्राफ आएगा। इसमें से 6 एग्जांपल्स आपके सामने हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 और 5 प्योरली रटा। एग्जाम्पल नंबर 4, अगर आप कैफ के साथ साथ हल्की आंच पे सीफैब की तैयारी भी करना चाहते हैं तो 4 और 6 इसको खास तौर पे याद कर लें, 4 और 6 को, ठीक है। 3 और 5 रटे वाला पॉइंट, 4 और 6 केस स्टडी में कैफ पे टेस्ट नहीं होगा, सीफैब पे केस स्टडी में टेस्ट होगा। 1 और 2 मॉडरेट नहीं हाई कैफ के लिए। इसमें एमसीओ मैटर की जो एग्जांपल्स आएंगी, ज्यादातर एग्जांपल्स इन्हीं 2 के गिर्द घूमेंगी। ज्यादातर एग्जांपल्स 90% से ज्यादा एग्जांपल्स इन्हीं 2 के गिर्द घूमेगी। शायद ही कभी कोई और चेक करे। क्लियर हो गई ये बात? एक चीज, अब इसके बाद लेक्चर खत्म, बाकी की बात बाद में करवाऊं, या अभी 5 मिनट अगर दें तो भी हो। स्टैंडर्ड जहां कहीं हमें कोई कंसेप्ट एग्जांपल्स देता है, एग्जांपल्स नीचे एक लाइन जरूर लिखता है कि ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ बड़ी कॉम्प्लेक्स है, उसमें हो सकता है आपको कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आ जाए जिसमें एमसीओ मैटर देना हो तो दे सकते हैं। उसी तरह याद रखें एज स्टूडेंट भी, ये लिस्ट कंप्लीट, अगर कभी आगे चल के किसी कंसेप्ट में एमसीओ मैटर आ गया, उसने कहा इसमें भी एमसीओ मैटर दो, इसमें भी एमसीओ मैटर दो, तो आप ये तो नहीं पूछेंगे सर पहले गलत बढ़ा दिया आपने, हैं? उधर तो 6 ही एग्जांपल, 7वीं कहां से आ गई? तो एडिशनल पॉसिबल है। बाज़ औक़ात किसी एग्जांपल को समझाने के लिए ना कोई कंसेप्ट होना जरूरी है, और उस कंसेप्ट को समझाने में 20 मिनट लगते हैं। लेकिन जब कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाए अगला,
चैप्टर 14 या 15, उसके बाद आसानी से समझ आ जाती है। तो इक्का दुक्का एग्जाम्पल हो सकता है हमने बाद में भी पढ़े, तो आपने इतराज नहीं करना, पहले क्यों नहीं पढ़ाया सर? ठीक है, आगे चलें। चलो ठीक ठीक है, ठीक है, नहीं पढ़ा था। अच्छा, जितनी देर में आप आजकल कर रहे हैं ना, उतनी देर में इसने हो भी जाना। ओपिनियन की ड्राफ्टिंग सीखी आपने? नहीं सीखी, ऐसे नहीं सीखी। कह रहा है एमसीक्यू मैटर में 3 चीजें आएंगी। रेफरेंस, किसका रेफरेंस? नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या ये रेफरेंस हमेशा आएगा? हाँ, ये रेफरेंस हमेशा आएगा। डिस्क्लोज होगा तो ही एम्फसाइज किया जा रहा है, तो इसका मतलब है रेफरेंस टू द नोट्स टू द अकाउंट लाजमी आएगा। फिर मैटर बताना है, मैटर कि कौन सा मैटर है। हाजा ये वाला मैटर है कि हाजा ये वाला मैटर है? भाई कौन सा मैटर बताना है कि नहीं बताना? तो इस मैटर से मुराद क्या, कि लिटिगेशन वाला है या सब्सिक्वेंट इवेंट वाला है? ये मैटर या सिलाब वाला है? और एंड पे लिखना है। ये मैं नहीं बताऊंगा आज, तो कल बता, क्योंकि आपने कहा ना कल। नहीं, आपने कहा कल, मैं कल ही बताऊंगा, नहीं बताना। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, ये एग्जाम्पल सिर्फ पढ़ के 30 सेकंड में, क्या इसमें वो तीनों चीजें पूरी हो रही हैं कि नहीं? मैं भी पढ़ लेता हूँ। सबसे पहले उसने हेडिंग दी एमसीक्यू मैटर, फिर उसने साथ में ये भी बता दिया मैटर की हेडिंग, हालांकि वो नीचे भी डिस्कस हो रहा होगा। We draw your attention, your से मुराद कौन है? We draw your attention to note X on the financial statement, which describes the uncertainty relating to outcome of the lawsuit filed against company by X. Our opinion is not modified. Our opinion is not modified. Our opinion is in respect of this matter. In respect of this matter. एक छोटा सा अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन एक गिरा खोल देगा जो बाद में जाके ना आप बड़ी प्रॉब्लम करते हैं। यह है आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। स्टूडेंट का सारा फोकस होता है नॉट मॉडिफाइड पे, इसमें असल में फोकस करवाना चाह रहा है दिस मैटर पे, किसी और पे हो सकती है। शाबाश 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 शाबाश, गुड। लेकिन ये मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाना, ये मैं कल पढ़ाऊंगा सारी चीजें। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।